नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। भाजपाई दांव से जो क्षेत्रीय क्षेत्रफल है वो चित्त हो गए। दक्षिण में तो यही दिखाई दे रहा है और इसी वजह से वहां बड़ी हलचल है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सा दांव है जो भाजपा ने चला है। तो वो दांव जानने से पहले दक्षिण की हलचल जान ले कि दक्षिण में चल क्या रहा है। तो खबर है और चर्चा भी है कि केसीआर पिछले 10 दिनों से दिल्ली में है। और आपको ध्यान होगा कि जब हम उत्तर प्रदेश ना कहें, हम ये कहें कि जब 5 राज्यों के नतीजे नहीं आए थे तो उसके पहले भी वो दिल्ली पर थे। अब ये सवाल है कि बार बार दिल्ली क्यों जा रहे हैं। और फिर अभी एमके स्टालिन भी दिल्ली में ही थे। और वो एक अलग बात है कि डीएमके का दफ्तर का जो उद्घाटन करना था, लेकिन डीएमके के दफ्तर का उद्घाटन करते करते वो बड़ा संदेश दे गए। और संदेश ये कि वो तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मिलजुल कर चले गए। अब वैसे तो ये कहा जा सकता है कि नहीं, अब वो आए थे, वो खुद भी नेता है, मुख्यमंत्री हैं, तो लोगों से मिले। लेकिन दरअसल सियासत में कोई भी मुलाकात यूं ही नहीं होती है और उसके ऐसे ही मायने नहीं निकाले जाते हैं। जब आप मिलते हैं और खासकर तब जब आप यूपीए का हिस्सा हो तो संदेह यही बनता है कि किसी मोर्चे की तैयारी में आए थे क्या। ये सवाल खड़ा होता है। फिर एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि साहब डीएमके तो तमिलनाडु तक सीमित है, उनका कोई नेशनल प्रेजेंस तो है नहीं, तो फिर वो उनकी इस तरह की कवायद के क्या मायने हैं। लेकिन फिर बात यह भी है कि कांग्रेस के सहयोगी हैं तो वो वहां गए। और फिर अभी आप देखिए कि आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी अपनी पूरी कैबिनेट रिशफल कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि ये 2024 को ध्यान में रख के किया जा रहा है। तो साहब 2024 को ध्यान में रखकर अगर स्टालिन कुछ करते हैं, अगर जगन मोहन रेड्डी करते हैं, और अगर केसीआर के पास 23 भी है और 24 भी है, 23 में वहां असेंबली के इलेक्शन होने हैं और 24 में तो लोकसभा का चुनाव है। सवाल यह है कि इन क्षेत्रीय क्षेत्रफलों की क्या भूमिका है अगर हम राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो। उसी पर हम लोग पहले तो बात करते हैं और फिर उस दांव पर आते हैं जो दांव भाजपा ने चला है। देखिए 2022 में जो 5 राज्यों का चुनाव रहा, उस चुनाव के जो नतीजे रहे, उन नतीजों ने कई तरह के समीकरण बदले। जो सबसे पहला और सबसे बड़ा समीकरण है वो है ये कि अक्रॉस द कास्ट और रिलीजन भाजपा को वोट मिला है। ये कम से कम जो आंकड़े आ रहे हैं वो अब समझ में आ रहे हैं। उसकी वजह क्या रही? उसकी वजह वेलफेयर स्कीम रही। वही वेलफेयर स्कीम जो दक्षिण में, वो चाहे डीएमके हो और चाहे टीआरएस हो और फिर चाहे जगन मोहन रेड्डी की पार्टी हो, इनके सत्ता में बने रहने और सत्ता में वापस आने का बड़ा कारण जो है वो वेलफेयर स्कीम है। वेलफेयर स्कीम के जरिए इन्होंने बाकायदे अपना एक मतदाता वर्ग तैयार कर लिया जो इनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। अब अगर इसके बरक्स आप 5 राज्यों का चुनाव देखें जहां भाजपा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, तो अगर हम 4 राज्य, 5 में से 4 की बात करें, एक में तो वहां दिल्ली मॉडल चल गया। अब दिल्ली मॉडल का पंजाब में क्या होगा वो एक अलग मसला है। और दिल्ली मॉडल क्या वाकई में पंजाब में कुछ कमाल कर पाएगा, यह भी एक मसला है। क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो खबरें पंजाब के लिहाज से बड़ी उत्साहजनक नहीं है। लेकिन हम अभी बात पंजाब या दिल्ली मॉडल की नहीं कर रहे हैं, हम बात दक्षिण के उन क्षेत्रपों की कर रहे हैं जो दिल्ली दौड़ में लगे हैं, जो जिनका एक तरह से माना जाए तो राष्ट्रीय राजनीति में अगर हम देखें तो जाहिर तौर पर वो या तो यूपीए के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने की जुगत में है या फिर तीसरा मोर्चा बनाकर कुछ बड़ा करने के फिराक में है। जैसे केसीआर की बात कर ले हम, तो अब ये
इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये जो 4-5 राज्यों में से 4 राज्यों में जो भाजपा की वापसी हुई, उसमें एक बड़ी भूमिका उस वेलफेयर स्कीम की रही, जिस वेलफेयर स्कीम के सहारे ये क्षेत्रीय छत्रप अपने अपने इलाके में टिके हुए। अच्छा, अब ये जो वेलफेयर स्कीम है भाजपा की, ये सिर्फ 4 या 5 राज्यों तक सीमित नहीं है, ये तो अक्रॉस द कंट्री है, पूरे भारत में उनकी वेलफेयर स्कीम चल रही है, क्योंकि सेंट्रल में उनकी सरकार है। अच्छा, वो वेलफेयर स्कीम ना सिर्फ चल रही है बल्कि डिलीवरी के भी लिहाज से वो बड़ा बेहतर कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जो इन 4 राज्यों में भाजपा की वापसी हुई, और खासकर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश में सरकार आने की एक बड़ा कारण जो माना जा रहा है वो लाभार्थी जो वेलफेयर स्कीम से जिन्हें लाभ मिला, एक, और दूसरा ये जो लाभ मिला, इस लाभ ने जातिगत दीवारें तोड़ी और धार्मिक दीवारें तोड़ी। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि इस वेलफेयर स्कीम के जरिए एक और चीज क्रिएट हुई, वो ये कि जो दलित और पिछड़ा वोट है, जो जिसे माना जाता था कि नहीं वो भाजपा से छिटक जाता है, और फिर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये जात के आधार पर बनी जो पार्टियां हैं, उस ओर घूम जाता है। तो कम से कम ये जो उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा, उसने इस मिथ को तोड़ा और ये बताया कि किस तरह से ये जो जातीय समूह है, जिसे ये माना जाता है कि क्षेत्रीय चुनाव में बंट जाता है, वो भी भाजपा के साथ इंटैक्ट रहा। अब ये जो दो बातें हुई कि एक तो जातिगत बंधन टूटे, दूसरा धार्मिक बंधन टूटे, और तीसरा ये जो दलित और पिछड़ी जातियां लामबंद हुई इस लाभार्थी स्कीम की वजह से भाजपा के पक्ष में। ये 3 बातें अगर आप दक्षिण के इलाकों में देखें तो जाहिर तौर पर ये दक्षिण के जो छत्रप हैं उनके लिए चिंता का सबब है, क्योंकि दक्षिण में ये डीएमके द्रविड़ मूवमेंट से खड़ी हुई। द्रविड़ मूवमेंट वो मूवमेंट जो ब्राह्मण विरोधी था, मतलब ये कहा जाए कि वो जातिगत जो बंधन था उसे तोड़कर खड़ा हुआ। अब ये जो भाजपा की, हम ये कहें भाजपा सरकार की जो वेलफेयर स्कीम है, वो वेलफेयर स्कीम ने ये जो जातिगत बंधन थे वो तोड़े, वो उत्तर प्रदेश में टूटते दिखे, और यहां अब वो तो अक्रॉस द कंट्री चल रही है। तो समस्या ये है एमके स्टालिन की, या पहले हम एमके स्टालिन पर ही बात कर लेते हैं। तो ये जो स्कीम है, उस स्कीम का लाभ तमिलनाडु की आवाम भी उठा रही है। जो स्थानीय निकाय के वहां चुनाव हुए उसमें 3.5-4% वोट भाजपा पा ही गई है। अब 3.5-4% वोट पाई, आप कहेंगे क्या अब इससे भाजपा तीर मार लेगी? तो दरअसल भाजपा लंबी योजना से काम करती है, और उसकी योजना जो है वो 15 साल 20 साल वाली है। तो अभी जो वेलफेयर है उसकी वजह से उसको 5% वोट तो मिल गए। एक और चीज उसमें ऐड हुई है जिसके वजह से लोग जो दक्षिण में छत्रप है वो परेशान है कि एक तो वेलफेयर, और दूसरी जो वजह है वो है हिंदुत्व। ये जो हिंदुत्व जुड़ गया है वेलफेयर के साथ, उसने उनकी परेशानी बढ़ाई है कि अगर ये दोनों साथ साथ चले तो ये 15 साल भी नहीं लगेगा, चाहे डीएमके हो और चाहे आईडीएमके हो, या तमाम जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उनको रिप्लेस करने में भाजपा को। तो इसलिए डीएमके और जो उसके मुखिया उनकी एक परेशानी बनी हुई है। अब अगर हम बात करें टीआरएस की, केसीआर की, तो देखिए केसीआर 10 दिन से दिल्ली में है। वो संभवतः ये जो धान वाला मामला है, धान खरीद का, उसको लेकर वहां आंदोलन करने वाले हैं, धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। उसकी पूरी रूपरेखा बनाई उन्होंने वहां रहकर। वैसे तो कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से है, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने इस पूरा जो धान को लेकर, धान प्रोक्योरमेंट को लेकर आंदोलन है, उसकी भी पूरी रूपरेखा तैयार की। आप ये समझिए कि केसीआर ने तो बाकायदे वहां पर अपना एक प्रेस रिप्रेजेंटेटिव भी बैठा रखा है दिल्ली में। यह किसी भी रीजनल पार्टी के लिए बड़ी बात है। और अब केसीआर परेशान क्यों है? केसीआर परेशान इसलिए है क्योंकि भाजपा जिस तरीके से तेलंगाना में लगी हुई है, उससे एक बात तो साफ है कि वो तेलंगाना के जरिए दक्षिण में अपनी एक बड़ी एंट्री करना चाह रही है, और उसको लगता है कि तेलंगाना एक गेटवे होगा।
हो सकता है, तो इसलिए वहां वो बड़ा काम कर रही है। और फिर जो हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव रहे, उन चुनावों को जिस तरह से भाजपा ने लड़ा, उसने भी केसीआर की चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि आप देखिए, वह चुनाव था नगर निगम का, और प्रचार करने प्रधानमंत्री को अगर अलग कर दिया जाए तो जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री, मतलब पूरा अमला वहां पहुंच गया था चुनाव के दरमियान। ये बड़ी बात है। तो इसने भी जो है केसीआर की समस्या बढ़ा रखी है। और फिर भाजपा वहां पर मिशन 70 पे चल रही है। मिशन 70 क्या है? मिशन 70 यह है कि वहां पर 2023 में 70 सीटें हासिल करना तेलंगाना में, और बाकायदे वहां पर जो एससी और एसटी सीटें हैं उसको मिशन 19 और मिशन 12 के तहत वहां भाजपा काम कर रही है। तो जिस तरीके से तेलंगाना में भाजपा लगी हुई है, उससे जाहिर तौर पर कोई भी सियासी दल हो वो काउंटर करने की तैयारी करेगा, और उसी तैयारी में केसीआर लगे हुए हैं। तो वो तैयारी का हिस्सा है कि जब वो 10 मार्च के पहले दिल्ली और तमाम सियासी दलों से मिलते हैं थर्ड फ्रंट बनाने के लिए, ये उसी का हिस्सा माना जाता है। और अब जो वहां है तो उसको भी दरअसल इसी सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। अब बात अगर हम जगन मोहन रेड्डी की करें तो देखिए, जगन मोहन रेड्डी ऐसा मालूम पड़ता है कि वो, अगर हम भाजपा के लिहाज से देखें तो भाजपा के लिहाज से वो हैं बड़े मुफीद, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी के जरिए टीडीपी को भी रोका जा सकता है और टीआरएस को भी रोका जा सकता है। और खासकर टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू ने तो बड़ा भारी जो है मिशन ही शुरू कर दिया था 2019 में। अच्छा, उनका अपना जो है तमाम सियासी दलों में संपर्क भी है, और वो भाजपा विरोधी जो खेमा है उसे बनाने में वो बड़ी एक भूमिका निभा सकते हैं। तो ये इसकी वजह से ये मालूम पड़ता है कि जगन मोहन रेड्डी ही अगर मजबूत रहेंगे तो वो अपने ही क्षेत्र में बैठकर इन क्षेत्रीय छत्रपों को संभाल लेंगे, और जब ये संभालेंगे तो उधर भाजपा को कुछ मिल जाएगा। इस तरीके से भी भाजपा सोचती होगी। लेकिन 2024 का चुनाव तो आंध्रा में भी होना है, और ये जगन मोहन रेड्डी भी चाहते हैं कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीटें आए। और फिर उनको भी पता है कि जिस तरीके से भाजपा तेलंगाना में कर रही है और कर्नाटक में जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे को गरमाया जा रहा है, वहां जिस तरह से हिंदुत्व की धारा एक तरह से इंटेंसिफाई हो रही है, उसका असर सिर्फ कर्नाटक तक नहीं रहेगा, या जो भाजपा तेलंगाना में कर रही है, जो भाजपा हैदराबाद में कर रही है, उसका जो प्रभाव है वो वहां नहीं, वो आंध्र प्रदेश तक भी आएगा। तो इसलिए अपनी भी कुर्सी मजबूत बनाए रखने के लिए उन्होंने तो पहले फेरबदल कर दिया, अभी जो पूरा एक तरह से कहिए कि कैबिनेट ही उन्होंने नया ले आया। एक तो ये, और दूसरा उनकी भी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से अपना जो होल्ड है वो बनाए रखा जाए। तो ये जो तीनों राज्य हैं और तीनों राज्य के जो मुखिया हैं वो असल में केसीआर तो 23-24 दोनों देख रहे हैं, और स्टालिन भी जाहिर तौर पर देख तो दोनों रहे हैं, मतलब विधानसभा और लोकसभा भी, लेकिन अभी 2024 पर नजर है। और यही हाल जगन मोहन रेड्डी का भी है कि अभी 2024 देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि विधानसभा उनके नजर में नहीं है। इस वजह से वहां पर ये जो भाजपा का वेलफेयर एक, और दूसरा हिंदुत्व, ये जो डेडली कॉम्बिनेशन हुआ है जो भाजपा ने तैयार किया है, उसकी वजह से ये जो छत्रप हैं जो मानते थे कि हमारा किला अभेद है, उस अभेद किले में जिस तरह से स्थानीय निकाय के चुनावों में, 2019 के चुनावों में भाजपा ने जो एक बढ़त वहां ली, भाजपा ने जो एक एंट्री मारी, और फिर अब ये 4 राज्यों के जो परिणाम आए भाजपा के पक्ष में, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उसकी अभूतपूर्व वापसी हुई, तो इन तमाम चीजों ने दक्षिण के इन छत्रपों को हलकान कर रखा है, और उसके लिए वो लोग अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।